डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में जैसे आपने थंबनेल पे पढ़ा है, आज की वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सब लोगों के लिए। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो जो है बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि रेंट में हमको फ़ायदा है या फिर प्रॉपर्टी बाय करने में। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जो है येड़ा में अपना जो है प्लॉट ले रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम लोग ये चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखना होता है कि हम लोग क्या लेने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर जो है या तो लैंड होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी में, या फ्लैट्स होंगे, ठीक है, या फ्लोर होंगे इंडिपेंडेंट, अपार्टमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इनमें से कहीं पे भी एक इन्वेस्ट करेंगे। रेंट का भी देखिए ऐसा ही केस है। इसमें जो है लैंड जो है आपको जो है नहीं होती है रेंट पे, ठीक है, क्योंकि आप उसमें रेंट रह थोड़ा ना सकते हो। फ्लैट हो सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोर आप ले सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं आप पूरा का पूरा, या आप जो है बिल्डिंग भी ले सकते हैं किराए पे एज़ पर योर कैपेसिटी। तो आज हम बात करेंगे कि हमको रेंट में फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म में या प्रॉपर्टी बाय करने में फ़ायदा होता है। तो देखिए, मैंने एक सर्वे कराया था अपने चैनल के ऊपर। अगर मैं उसका स्टेटिक्स आपको बताऊँ तो मैंने उसमें 3 चीज़ें रखी थी कि रेंट पर कितने लोग रहते हैं, ठीक है, या एक जो है कितने लोग अपना घर ओन करते हैं, या कितने लोग जो है लुक कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी के लिए। तो अगर मैं आपको बताऊं, देखिए उसमें बताया कि 30% लोग जो है रेंट पे रहते हैं, 37% जो है उनके पास अपना घर है, और जितने जो लुक कर रहे हैं अपने प्रॉपर्टी को वो 33% है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि देखिए, जो रेंट पे रह रहे हैं वो किसी न किसी कारण से रह रहे हैं। हो सकता है कि वो भी जो है लुक कर रहे हो, लेकिन अगर वो लुक कर रहे होते तो वो यहाँ पे देते हैं। ये स्टेटिक्स जो है चेंज होता रहेगा टाइम के साथ साथ। हो सकता है कि मैं इतने वीडियो पे इसको लगाऊँ अपने इस प्रूफ को, हो सकता है वहाँ पे स्टेटिक्स चेंज हो जाए, तो उससे हम मैटर नहीं करेंगे। तो हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं कि हमको रेंट पे रहना चाहिए यहाँ। तो ये जो तीनों कैटेगरी हैं, रेंट वाले हैं, ओन वाले हैं, या जो देख रहे हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए, उन तीनों के ही फ़ायदे होंगे इस वीडियो में। तो क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो रेंट पे सपोज कीजिए हमको रेंट पे कब रहना चाहिए। तो एक मोटा मोटा सा, वैसे तो इसकी काफ़ी सारी कैलकुलेशन है कि हमको सपोज कीजिए मैं बाहर से आया हूँ, मैं अपना एग्जांपल ले कि मैं 7 साल जैसे कि ओमान में रहा, तो मैं वहाँ पे जाते ही तो प्रॉपर्टी नहीं ले लूँगा। या एक रियल एग्जांपल लूँ, कोई मेरा भाई है जो बेंगलोर में रहता है, या कोई मेरा भाई है जो नोएडा में रहता है, कहीं बाहर से आया है, तो वो आते ही तो प्रॉपर्टी नहीं लेगा, वो सबसे पहले किराए पे ही जाएगा। तो सबसे जो प्रेफर्ड रहता है, जो सबसे पहला है, वो रेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 केस यहाँ पे सिनेरियो देखेंगे। एक होगा रेंट का, एक होगा प्रॉपर्टी बाइंग का, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, सपोज कीजिए मैं एक फ्लैट लूँगा सबसे पहले, या एक रूम लेता हूँ। एज़ पर योर कैपेसिटी आप क्या बियर कर सकते हो और आप कितना लग्जरी चाहते हो। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, क्योंकि आपका जो रूम का जो रेंट होगा वो काफ़ी कम होगा, तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी आपको देखने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि काफ़ी छोटे इलाके में वो मिलती है प्रॉपर्टी। तो मैं मान के चलता हूँ आपने एक फ्लैट ले लिया, पूरा 100 गज का फ्लैट है, ठीक है। अगर मैं इसके रेंट की बात करूँ तो वो 20K है पर मंथ, ठीक है, 20K पर मंथ है। और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी भी है, तो अब मेरे को ये देखना है कि क्या मेरे को ये प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए, इसमें मेरे को फ़ायदा है, या रेंट पे। तो देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है ना वो एक एसेट है, और बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक लाइबिलिटी है। क्योंकि देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है कि जो रेंट पे रहेंगे वो लाइबिलिटी मानते हैं, क्योंकि उनको रेंट पे ही रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो आज यहाँ हैं, कल को उनको कोई दूसरी लोकेशन पसंद आ गई तो वो वहाँ पे मूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बाइंग के केस में वो मूव नहीं कर सकते, उनको जो मिल गया उसमें उसको खुश रहना होगा, तो पहली बार में देख के ही लेनी पड़ती है प्रॉपर्टी। इसमें अगर कोई भी पंगा होता है तो वो इमीडिएट मूव कर सकते हैं, इसमें वो चीज़ें नहीं होती है। तो सबके अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। मैं अगर अपनी राय बताऊँ तो जैसे कि हम जो इस चैनल पे बात करते हैं वो इन्वेस्टमेंट की ही करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट हो। तो मेरी नज़र में प्रॉपर्टी बाइंग करना एक इन्वेस्टमेंट है, और जबकि ये एक एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपको रिटर्न दे रहा है, कुछ ना कुछ आप उससे यूज़ भी कर रहे हो और आपको रिटर्न में भी कुछ मिल रहा है, तो ये आपको जो है एक इन्वेस्टमेंट में मानता हूँ। एसेट से भी आप पैसे कमा सकते हैं, लाइबिलिटी केवल आपसे पैसा निकलवाती है। तो यहाँ पे भी एक तरीके की लाइबिलिटी है ये। तो ये एक हाइब्रिड कह सकता हूँ मैं इसको, एक हाइब्रिड कम्बिनेशन है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, सपोज कीजिए आप 20,000 रुपये महीना दे रहे हो, तो आपको रिटर्न में क्या आ रहा है, रिटर्न क्या मिल रहा है। रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता सिवाय वहाँ रहने के, ठीक है। ये आपको एक उसमें चीज़ है। तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी रिटर्न उसमें नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी बाइंग कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए या नहीं, तो इसके लिए काफ़ी सारी कैलकुलेशन होती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक मोटा मोटी एक केस ले लेता हूँ, इसी का ही मैं केस ले लेता हूँ। इसमें क्या होगा कि ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है, या तो आप कैश में पे करेंगे। यहाँ पे भी 2 सिनेरियो हैं।
एक कैश का है, एक है लोन का। ये बहुत ही मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ आपको। तो अगर आपके पास में कैश है तो आपके पास में देखिए 100% इक्विटी है, और अगर आप लोन लेते हैं तो जनरली जो है 80% लोन होता है आपका, ठीक है, और 20% आपका कैश होता है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैश और लोन। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं भी दिख रहा तो आप मेरी आवाज़ से तो पहचान ही रहे होंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए मान लीजिए कि मैंने एक सर्वे और कराया था जिसमें मैंने पूछा था कि इन्वेस्टमेंट करना कहाँ जरूरी है। तो मैं जो भी वोटिंग कराता हूँ एक वीडियो के कंटेंट के हिसाब से ही कराता हूँ, ताकि मेरे को अपनी ऑडियंस का पता रहे, और कोई नए व्यूअर आए हैं तो वो भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जो कंटेंट बनाया जाता है वो उन्हीं के हिसाब से ही बनाया जाता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा बोलने में भी टाइम ख़राब होता है, तो मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। तो उसमें मैंने पूछा था कि आपका जो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अच्छा रिटर्न देती है, हैसल फ्री है, या आपको जो है स्टॉक्स में अच्छा पैसा मिल जाता है, या आपको बैंक में। तो देखिए उसके स्टैटिस्टिक्स काफ़ी मज़ेदार थे। उसमें 60% लोग ऐसे हैं कि जो ये लोग मानते हैं कि रियल एस्टेट में उनको वाकई में ही फ़ायदा होता है, और ये सच भी है। तो मेरे को कितनी खुशी महसूस होती है कि मेरे जो व्यूअर हैं, मैंने पहले भी थैंक्स किया है उनका, कि वो काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं, ठीक है। स्टॉक्स में 27% लोगों ने टिक किया था, और जो बैंक वाले हैं वो 11% है। तो बैंक वालों को शायद उसी हिसाब से लगता होगा, लेकिन अगर आपके पास में अच्छा खासा सेविंग्स है या आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो थोड़ा थोड़ा करके मेरी नज़र में अभी टाइम है आपके पास में रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड नंबर पे स्टॉक्स में आता है, और थर्ड नंबर में बैंक तो है ही। तो काफ़ी अच्छा मेरे को रिजल्ट मिला है, मैं बहुत खुश हूँ इस रिजल्ट से। तो देखिए हम यहाँ पर उसी चीज़ का एक रेफरेंस कोट कर लेते हैं। अगर आप कैश में किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, सपोज कीजिए उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू X है, ठीक है, तो होगा क्या कि आप अगर इस 100% पैसे को आप इसमें डाल देते हैं तो आपका जो है अप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डे फर्स्ट से, जो भी आपकी वैल्यू बनती है उसकी। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इससे बेसिकली मैं एक परसेंटेज निकालने वाला हूं, जिससे कि हम इसके कंपैरिजन करेंगे वो कम आती है ज़्यादा आती है। तो देखिए अगर मेरे पास में कैश है तो मैं 100% कैश दे रहा हूँ, ठीक है, खरीदने वाले को। तो सपोज कीजिए मैं इसको स्टॉक में अगर लगाता और मेरे को 10% का जो है रिटर्न मिलता, ROI मिलता, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो क्या होता, तो 100 इक्विटी होती, उसका परसेंटेज गुणा 10, ठीक है। तो मेरे को कितना होता मेरे को फ़ायदा 10% का। लेकिन अभी तो वो बर्बाद है, मेरे को तो रिटर्न नहीं आ रहा ना, खाली मेरे पास लैंड आएगी जिसकी अप्रिशिएशन मिलेगी। तो ये तो एक अलग पार्ट हो गया। अब मैं लगाता हूँ कैश का, तो यहाँ पे देखिए 10% है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10%, यहाँ से परसेंटेज आ गई। अब मैं ले लेता हूँ लोन वालों का, जो लोन पे जो है घर लेने वाले हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है फिलहाल, तो वो मान लीजिए 80% लेते हैं लोन या 90% लेते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो ये सिंपल करने के लिए मैं 80-20 कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा रेशो माना जाता है। 20% आप कैश दे देंगे, ठीक है ना, और 80% का आपने लोन करा लिया। सपोज आपका जो लोन है वो 7%, 8% या 9% पे है, जो कि अभी 7% के आसपास चल रहा है, तो मैं मोटा मोटी बीच की एक वैल्यू पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो आपने 80% का जो है, जो आपका जो लोन है 80%, उसका हम लोग निकाल लेते हैं 80% गुना 8% के हिसाब से जो है हम लोग इसका लोन पे करने वाले हैं, जो इंटरेस्ट पे करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि तो इस पर तो हमें करना ही है, और ये हम कैश दे रहे हैं जो सेलर है उसको, तो इसका ब्याज का तो अलग है पैसा, वो तो गया ही गया। तो मैं इसको टोटल को मान लेता हूँ उसमें, तो मेरे पास आ जाती है वैल्यू 6.4। इससे मैंने हटा दिया 8 × 8 64 डिवाइडेड बाय 10 = 6.4। थोड़ी सी कैलकुलेशन मैथमेटिक हो रही है, थोड़ा सा सब्र कर लें आप, ये समझ में आएगा तब आप इसको दोबारा से जो है रिप्ले करके देख सकते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ 20% की। तो 20% मान लीजिए मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10% मेरे को रिटर्न मिलता है स्टॉक्स में, अगर मैं 20% पैसा स्टॉक में लगाता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको 10 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे को आ जाता है, ये देखिए यहाँ से मैंने इसको हटाया, यहाँ से मैंने इसको हटाया, यानी कि 2 × 2 2% यहाँ पे मेरे को ये आ गया। तो टोटल अगर मैं देखूँगा तो मेरे को कितना मिल रहा होता, तो 6.4 + 2.0 = 6 × 8 8.4, ठीक है जी, 6 7 8 4 8.4। अगर मैं इसको मोटा मोटी राउंड ऑफ कर लूँ 9% में मान लेता हूँ इसको, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर टाइम के साथ साथ देखिए जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जब बढ़ रही है, जो हम जो बोल रहे हैं अप्रिसिएशन हो रही है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रही होती है, यानी महंगाई भी बढ़ रही है, या यूँ कहिए कि जब महंगाई बढ़ रही होती है तो भी प्रॉपर्टी के दाम ऊपर जाएंगे। दोनों ही चीज़ें जो है साथ साथ चलती हैं, अगर आप हिस्ट्री का भी डाटा उठा के देखेंगे। ऐसी केस में यहाँ पर
जो रेंट होता है वो भी हर साल बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो आपका पैसा बढ़ेगा ही नहीं, 20,000 बढ़ता रहेगा 5% के हिसाब से, जो भी आपकी रेंट एग्रीमेंट में जो टर्म लिखी हुई है तो उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो आप मेरी जो है रेंट एग्रीमेंट वाली भी एक वीडियो है वो भी देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अभी उसको एक्सक्लूड कर देते हैं इस कैलकुलेशन से। एक सिंपल सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी सारी हैं। तो मैं मान के चलता हूँ, मैंने 5% यहाँ से हटा दिया तो मेरी 20,000 ही रहने वाला है ताउम्र। और मैं यहाँ से इन्फ्लेशन भी हटा देता हूँ कि जो मेरा एप्रिसिएशन जो है मेरा वो नहीं बढ़ रहा। तो अमूमन क्या है जो एप्रिसिएशन होता है, यहाँ पे मैंने 5% हटाया जो कि एक स्टैंडर्ड रेट है रेंट का। तो यहाँ पे मैं 6%, यहाँ पे देखिए अगर मैं कैश के केस में हटाऊँ तो अब क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहेगा तो यहाँ पे मेरे को आ जाता है 4% का, ठीक है। ये हमारे को एक फाइनल वैल्यू मिल जाती है, 4% का मेरे को इसमें घाटा हो रहा है। और यहाँ पे मैं देखूँ अगर 9 में से अगर मैं इन्फ्लेशन हटा दूँ, 6% यहाँ पे भी हटा दूँ तो यहाँ पे मेरे को आ जाता है 3%, ठीक है। तो दोनों सिमिलर सी वैल्यू आ रही है कि यानी कि एक कैश में मेरे को 4% का लॉस हो रहा है अगर मैं पे कर देता हूँ एकदम से, और मेरे को जो है लोन के अंदर में मेरे को 3% का हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा होता है, जैसे कि मैंने बताया इसमें कुछ भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा होता है। ऐसे ही प्रॉपर्टी के केस में आप जो मेंटेनेंस करते हैं, देखिए आए दिन जो है हमारे सीवर की जो लाइन है, ड्रेनेज की जो लाइन होती है वो लीक कर जाती है, या कहीं से प्लास्टर टूट जाता है, या हमारा पेंट है, जो वॉल्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो उनकी जो है रिपेयर चलती रहती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता ही रहता है मामला। कोई टाइल टूट गई है किसी वजह से, तो टोटल वैल्यू का जो एक्स है, जो हमारी वैल्यू एक्स है उसका 1% जो है हम मान के चलते हैं कि हम साल में खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा लोन के केस में 1% और जो है हमारे, क्योंकि हमारे तो उसको मिल नहीं रहा ना वापस, वो तो चला गया, वो मेंटेनेंस में लग गया। तो यहाँ पे हम इसको 4% मान लेते हैं। तो मेरे को 4% का लॉस हो रहा है टोटल, और इसमें भी मेरे को 4% का लॉस हो रहा है। यहाँ पे भी मैं 1% जोड़ सकता हूँ, ठीक है ना, तो वो 5% हो जाएगा, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ये 4% हमें क्या बताने वाला है। देखिए अब जो 20,000 है इसकी सालाना वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20K इंटू 12, ठीक है, 12 दूनी 24, यानी कि 2,40,000। तो देखिए हम लोग क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये कैलकुलेट करके देखना है, ये सब कुछ नहीं करना है आपने, खाली ये वैल्यू आपने याद रखनी है 4%। तो इसका एक फार्मूला है, देखिए एनुअल रेंट डिवाइडेड बाय आपका जो होम की जो वैल्यू है, यानी एक्स, आपका जो वैल्यू है ना होम का, वो आपने रख लेना है, उसका परसेंटेज निकाल लेना है। तो जो भी आपका परसेंटेज आएगा वो आपका अगर लेस देन 4% आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको रेंट में फ़ायदा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा मैथमेटिक्स हो गया है। देखिए अगर आप जो है 4% आप गंवा रहे हैं यहाँ पर खरीदने में, और उससे कम जो है आप गंवा रहे हो रेंट में, समझ में आ गई ना। या सपोज कीजिए आप यहाँ पे 3% ही साल का पे कर रहे हो, ठीक है, इसकी जो परसेंटेज आएगी, तो आपको रेंट में ही फ़ायदा है भैया, आप रेंट पे ही रहो, क्योंकि वहाँ पे तो आप कम पैसा आपका ख़राब हो रहा है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे 6% दे रहे हो रेंट, और आपको मकान खरीदा जा सकता है 4% में, तो आपको वो बाय कर लेनी चाहिए भाई प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको, 4% से कम आ रहा है आपका खर्चा तो रेंट पे रहिए, आप सुकून से रहेंगे। अगर 6% आ रहा है, या 7% आ रहा है, या 5% आ रहा है, तो आप उसको बाय कर लीजिए, क्योंकि उतने पैसे में तो आप बाय कर लोगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लैंड का, प्रॉपर्टी का कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट से वीडियो आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बात आ जाती है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये आपको ये लिखा रहेगा। तो यहाँ पे बात आती है कि इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें। तो देखिए मैंने काफ़ी सारे एक सर्वे भी कराया था जिसमें मैंने पूछा था कि भाई आप मेरे को बताइए, आप फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लैंड में करना चाहते हैं, अपार्टमेंट में करना चाहते हैं। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि इन सब प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आता है कि सर ठीक है, हमारे को तो अब यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई जो है हमारा जो है रेंट ज़्यादा जा रहा है, तो हम उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं जिस प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं, या उसके आसपास भी कोई प्रॉपर्टी है, तो वो तो आपको वहीं से देखने में मिलेगा कि वो 4% से मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। ऊपर नीचे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, इससे कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो उसमें आप क्या खरीदोगे, सपोज कीजिए ये एक बिल्डर का फ्लैट है, ठीक है, और ये मेरा एक घर है, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे। सपोज कीजिए आपने ये वाला एक फ्लैट ले लिया, ना तो आपकी छत आपकी है, ठीक है ना, आपका फ्लोर है बस ये। सपोज कीजिए खुदा ना खास्ता इसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर हैं, पिलर हैं जो लगे हुए हैं,
और इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, ना तो आप इसको बना सकते हो, ऊपर अपनी फैमिली बढ़ती है तो, ना आप इसको घटा सकते हो कि भाई मैं इसको कम करके बेच दूँ, ठीक है ना। तो आपको हर तरीके की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। फॉर द टाइम बीइंग फ्लैट इज़ ओके ओनली फॉर रेंट, ठीक है मेरी नज़र में। बट मेरे जो व्यूवर हैं वो काफ़ी समझदार हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे, मैं नाम यहाँ पे ले सकता हूँ, बट फिर मैं एक का नाम लूँगा तो फिर दूसरा थोड़ा सा मानेंगे, तो मैं सभी को अच्छा मानता हूँ क्योंकि उनकी जो वोटिंग है, उनकी जो समझ है वो काफ़ी अच्छी है। देखिए लैंड में हमेशा से ही फ़ायदा होता है आपको। आई ऑलवेज प्रेफर टू बाय लैंड, ओनली लैंड। घर में भी आपको नुकसान हो सकता है, घर आप वो लें जो बहुत पुराना हो, जिसमें आपको तोड़ने में भी खर्चा कम आए। तो मैं यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाता हूँ जहाँ पर आपको जो है प्रॉपर्टी से, मकान से रिलेटेड जहाँ से आपके पैसे बच सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको जानना, आपको पता है क्या करना है। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।